हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज मैं आपको क्लास 10th के पहले चैप्टर जय प्रक्रम के जो मैंने उस दिन वीडियो बनाया था 50 क्वेश्चन का, उसके आगे के क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है या कौन सी विधि होती है। ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी पोषण। जो कवक है, फंजाई जो होते हैं, किंगडम फंजाई के जितने भी जंतु होते हैं सब में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद ये क्या है? ये पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन है फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। जो रेजिन और गोंद होता है पौधों में, ये होता है पुराने जाइलम में, ये संचित रहता है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना, यानी शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन या फिर अपचयन। तो देखिए, शरीर में जो भोजन के पचने की क्रिया है वो उपचयन होती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए, इसलिए ये क्या है? ये एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? यानी रक्त क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रक्त जो है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी। ठीक है, संयोजी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कई कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ऊतक। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग पूछा जा रहा है, वृक्क, अग्नाशय, आँख या कोई नहीं। तो मानव शरीर का सबसे जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है ये होता है वृक्क या किडनी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रक्षी कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं जो है, रक्षक कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती हैं? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फिर फलों में। यानी रक्षा कोशिकाएं जो होती हैं पौधों में वो कहाँ पाई जाती हैं? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फिर फलों में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं ये पत्तियों में पाई जाती हैं। पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है उसी के पास ये पाई जाती हैं, और इन्हीं के कारण जो रंध्र हैं वो खुलते और बंद होते हैं। अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी, यानी वायवीय और अवायवीय दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है ये किण्वन की क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो आंसर होगा अवायवीय यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो है ये अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो आंसर हो जाएगा अवायवीय, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इन दोनों को पूछा जा रहा है, सांस लेने की क्रिया को भी और छोड़ने की। तो दोनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। सांस लेने की क्रिया को निःश्वसन और सांस छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन। लेकिन यहाँ दोनों को पूछा जा रहा है, सांस लेने के भी और छोड़ने के भी। तो दोनों क्रियाओं को संयुक्त रूप से हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या फिर उच्च रक्तचाप।
तो रक्त में जब आयरन की कमी होती है तो उससे एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया यानी रक्त में आयरन की कमी, ठीक है। आयरन या लोहे की जो कमी होती है उसको हम एनीमिया कहते हैं। मुख्य रूप से जो लड़कियां होती हैं किशोरावस्था में जो प्रवेश करती हैं तो उनको ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है, या फिर महिलाओं को। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जाइलम जो है वह किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो देखिए जाइलम, ये आप लोग नाम से याद रखिएगा, जाइलम यानी जल और जल में जो घुलित खनिज लवण है उनका ये वहन करता है, ठीक है। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का वहन, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है जाइलम का कार्य, तो जाइलम जो है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। जो कूटपाद होते हैं वो अमीबा में होते हैं, यानी अमीबा एक अनियमित आकार की जंतु होता है, ठीक है। यानी इसकी संरचना आप जैसे भी बना दीजिए तो वो उसका ये जो निकले हुए हैं दोनों, इसको हम कूटपाद कहते हैं। चारों ओर की जो संरचनाएं निकली हुई हैं इसको भी, यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण भी कूटपाद के द्वारा ही होता है। तो कूटपाद अगर पूछा जा रहा है तो ये होता है अमीबा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, अपघटन की क्रिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन पूछा जा रहा है। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही जो पौधे होते हैं वो CO2 को श्वसन के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। तो इस प्रकार, और जंतु जो है वो ठीक इसका उल्टा, यानी ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरह एक जो दोनों में एक संतुलन बना रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में। तो हम कह सकते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? यानी तना में स्टोमाटा जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? तनों में, पत्तियों में, जड़ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कहाँ होता है ये स्टोमाटा? तो आंसर होगा पत्तियों में। पत्तियों में स्टोमाटा या रंध्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं से होकर जो सौर ऊर्जा है वो वहाँ प्रवेश करती है पत्तियों में। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है, यानी प्रकुंचन दाब पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, या इनमें से कोई नहीं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। वैसे तो उनका होता है, मानव हृदय का जो होता है दाब वो होता है 120/80, ठीक है। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है प्रकुंचन दाब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, या फिर हरित लवक? प्रकाश संश्लेषी अंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां। पत्तियां जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी अंग होती हैं। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, या फिर प्राकृतिक? वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बाद फिर जब जल ठंडा होता है तो वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो सकता है और फिर वो पिघल भी सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण,
ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या फिर वैद्युत अपघटन। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना पूछा जा रहा है, तो शरीर में जो भोजन का पचना है वो एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कह सकते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो पचित भोज्य पदार्थ है उनसे ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी इनमें से कौन है जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश और उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि क्या होता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए अगर पूछा जाए कि कौन आवश्यक है तो आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, इनमें से जो भी दिए गए हैं ऑप्शन वो सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, मतलब कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और या फिर केंद्रक में। तो कोशिका में पूछा जा रहा है, तो पाइरुवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका में जो कोशिका का ऊर्जा गृह जिसे भी कहते हैं और जो कुछ एंजाइम में प्रदान करता है ऊर्जा पाइरुवेट के विखंडन के लिए, तो यह जो क्रिया है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ जो हमारे शरीर में होती हैं आहार नाल में, ये कहाँ पाई जाती हैं? आँखों में, अग्नाशय में, यकृत में या फिर आमाशय में? तो देखिए, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं ये हमारे आमाशय में पाई जाती हैं, यानी हमारे आहार नाल का जो भाग है आमाशय, इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। आमाशय से निकला जठर रस, और जठर ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं? तो जठर ग्रंथियाँ होती हैं आमाशय में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कह सकते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं इसको, किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊँट में? तो देखिए, बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, मनुष्य हो गया या घोड़ा हो गया या ऊँट हो गया, तो ये तीनों मैमेलियन हैं और इनमें जो रुधिर है ये बंद वाहिनियों द्वारा मतलब हृदय से निकलती हैं और विभिन्न शरीर के भागों में वो जाती हैं। लेकिन सिर्फ कॉकरोच ही ऐसा जंतु है जिनमें जो रक्त परिसंचरण होता है वो खुला होता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण उसमें खुला होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुला परिसंचरण तंत्र पूछा जाए किस में होता है तो वो कॉकरोच में होता है, या आर्थ्रोपोडा संघ के जो भी जंतु होते हैं उनमें ये होता है। अगला प्रश्न, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं जो पौधों में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है लेटेक्स, रेजिन, गोंद या फिर टैनिन। जिससे आप कनेर का पत्ता तोड़ के देखिएगा तो उसमें भी जो उजला दूध जैसा निकलता है या फिर अकवन मदार वगैरह में निकलता है, तो ये होता है लेटेक्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको लेटेक्स कहा जाता है। ये पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ होता है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेक्स। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है ये रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ों से, यकृत से, श्वास नलिका से या फिर वृक्क से? पूछा जा रहा है कि कहाँ से यूरिया रक्त में प्रवेश करती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कब होता है? समय पूछा जा रहा है यहाँ पे, रात में, दिन में, रात दिन दोनों में या फिर सुबह और शाम में? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में। क्योंकि दिन में ही क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है
और उसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संभव हो पाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी फ्लोएम किसका संवाहक होता है? भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का या फिर एमिनो अम्ल का? तो पादप में जो फ्लोएम होता है वह भोजन का संवहन करता है, यानी भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य फ्लोएम ही करता है। ठीक है, इसलिए हम जाइलम और फ्लोएम को संवहन बंडल भी कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन, यानी पादप में फ्लोएम जो है वह भोजन का संवाहक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी ऑक्सीजन जो है वह किन से बाहर निकलता है? किसके विखंडन से? कह सकते हैं जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोसोम से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उनमें जो ऑक्सीजन है वह जल से ही बाहर होता है। आपने देखा जल का सूत्र होता है H2O, जल को हम क्या लिखते हैं? H2O। तो सूर्य का प्रकाश से क्या होता है, ये H2 अलग हो जाता है और O अलग हो जाता है, जो कि O2 के रूप में वायुमंडल में फिर छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन के रूप में। अगला प्रश्न, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? यानी रक्त में हमारा जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या फिर लसिका? तो आंसर होगा, रक्त में जो ये गाढ़ा पीला, हल्के पीले रंग का जो द्रव होता है, चिपचिपा पदार्थ, ये होता है प्लाज्मा। ठीक है, ये होता है हमारे ब्लड में 55%। हमारे रक्त, पूरे रक्त का ये 55% जो है वो भाग प्लाज्मा का होता है, और इसमें भी होता है 90% जल। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% जल होता है और बाकी जो 10% होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है ना, इत्यादि इसमें होते हैं। तो इसकी संख्या जो है वो घटते बढ़ते रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी इसमें किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को, हरित लवक को, क्लोरोफिल को या फिर क्लोरोप्लास्ट को? तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है ये होता है हरित लवक, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है ना, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह हरित लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव हो पाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा जा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा हरित लवक। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? ऑप्शन है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या फिर वोमेन संपुट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है यह वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि वृक्क हमारा क्या है, वृक्क हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है जिसकी इकाई है नेफ्रॉन। यानी कह सकते हैं कि करीब 10 लाख नेफ्रॉनों से मिलकर एक वृक्क बनता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इनमें से कौन है जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या फिर एड्रिनल? एड्रिनल ग्रंथि का नाम है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। लीवर या यकृत, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ये भी याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ग्रंथि का जहाँ पे आए वहाँ पे लीवर या यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या है जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या फिर जल। तो देखिए स्वपोषी जो पोषण है उसके लिए हम ये पहले जानना जरूरी है कि क्या क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी जो पोषण होता है उसके लिए आवश्यक होता है H2O यानी जल, CO2, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट कह सकते हैं, और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जरूरी होता है। ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, H2O, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन है जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, ठीक है।
ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? किसके द्वारा अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी या फिर केंद्रक? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद के द्वारा। इसी के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी अमीबा जो है वह अपने कुटपाद के द्वारा ही भोजन को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, यानी अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी यानी एडीपी होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ऑप्शन है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।